तो यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और साइंस सब्जेक्ट आप लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पास हों और क्या क्या रिएक्शन हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं याद करें, समझ में नहीं आ रहा है। जितना पढ़ते हैं सब सर के ऊपर से जा रहा है और ऐसा लगता है हर एक क्वेश्चन को देख करके कि मानो यही हमारे पेपर में आ जाएगा। तो अगर यही सिचुएशन आपकी भी है तो ये वीडियो आप लोग की परेशानी का पूरी तरह से समाधान करने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, तीनों भागों में से उठा करके लाए हैं आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेते हो या पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जल्दी से आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। जो केमिस्ट्री का पार्ट है आप लोग का, उसी से मेरा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है उष्माक्षेपी, जिसको हम लोग दहन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द बहुत ही बारीकी से समझिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में वहाँ पर समझ पाओ, क्योंकि आप लोग पहली बार बोर्ड दे रहे हो 10th क्लास में, और अगर आप लोग वहाँ पर इन शब्दों को समझने में चकरा गए तो आप लोग का पेपर बिगड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग तरह से आप लोग को कन्फ्यूज़ करने के लिए अलग अलग वर्ड लिखता है। तो उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो उष्माक्षेपी ना बोल करके अगर दहन बोल रहा है तो वहाँ पर भी आप लोग को उष्माक्षेपी की ही डिफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उष्माक्षेपी की जो अभिक्रिया है कैसे करना है, पूरा पैटर्न जान लीजिए। एग्जाम में सेम इसी पैटर्न पर आपको वहाँ पर छाप के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है, तो केमिस्ट्री की ये जो रिएक्शन लिखी हुई है नीचे आप लोग को दिख रही होगी, इस रिएक्शन में अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, दो शब्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इस साइड होता है, ठीक है, वो होता है अभिकारक, और जो इस साइड बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। तो वही यहाँ पर जो वर्ड आपको लोग को दिख रहा होगा वो वर्ड यहीं पर लिखा हुआ है उत्पाद। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो भी इधर बन रहा है। तो हम लोग अब देखेंगे इसके बाद रिएक्शन क्या कह रही है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मेथेन, जिसको बोला गया है CH4, जो कि एक तरह से गैस होती है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ले लिया है ऑक्सीजन, 2 इसलिए लगाया है क्योंकि इसको बैलेंस करा गया है। ठीक है, दोनों गैस हमने ली है, जी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, CH4 मेथेन, O2 क्या है, ऑक्सीजन। हमें क्या निकालना है, इस साइड में उष्मा निकालनी है, तभी तो हमारी जो रिएक्शन है वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो क्या करेंगे, C लिया हमने और ये O2 लिया। ठीक है, ध्यान से देखना एक चीज़, ये वाला C ले लिया और ये वाला O2 ले लिया, तो मिलके बन गया CO2। यहाँ पर हमारे H4 बचे हुए हैं। ठीक है, तो H4 और यहाँ पर अभी अगर रिएक्शन देखा जाए बैलेंस, तो अभी हमारे पास 3 O यहाँ भी बचे हुए हैं, सॉरी 2 O यहाँ भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने ले लिया H2O। तो एक चीज़ आप लोग को बता देंगे, रिएक्शन बैलेंस करना आप लोग को नहीं आता है, तो सबसे पहले देखो जो बन रहा है उसको बना लो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बना लिया, CO2 बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद H2O अब सभी में निकाल देना। कितनी भी रिएक्शन होती है H2O लगभग लगभग सभी में निकलता है। ठीक है, तो साथ में क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है, क्योंकि गैस गैस ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। इधर भी बनेगी गैस बनेगी, तो भाप के रूप में धुआं तो थोड़ा निकलेगा ही ना। धुआं निकलेगा तो धुआं वही निकलता है जहाँ पर चिंगारी होती है या फिर बोलो आग होती है। ठीक है, तो आग है मतलब कि उष्मा निकल रही है वहाँ से, तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं जो रिएक्शन है हमारी ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, अवशोषित करना, मतलब कि अपने अंदर उसको भर लेना, शोषी। ठीक है, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है, ठीक है, मतलब अपने अंदर समाहित हो जाती है, तो उन्हें ही हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है, नाइट्रोजन ली गई है या और ऑक्सीजन ली गई है, तो दोनों यहाँ पर मिलके NO बना देंगे। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर NO बना देंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर माइनस उष्मा लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, उष्माशोषी अभिक्रिया जो होगी उसमें माइनस उष्मा होगी, और जो उष्माक्षेपी होगी उसमें प्लस उष्मा होगी। ठीक है, तो ये होता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी का डिफिनेशन और इसका फॉर्मूला। तो आई होप आप लोग को ये वाली रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP को आर्द्ररोधी बर्तन, ध्यान से देखना ये लाइन जो आई है, आर्द्ररोधी बर्तन। आर्द्ररोधी मतलब
पानी से रहित बर्तन, मतलब कि नमी नहीं होनी चाहिए उस पात्र में जिसमें आप पीयूपी को रखो। नमी क्यों नहीं होनी चाहिए अभी आपको आगे रिएक्शन समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। आर्द्ररोधी मतलब नमी रहित बर्तन, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि पीयूपी को गीले बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, आपको इसका कारण बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को नॉर्मली यूज्ड है पीयूपी का तो उसको हम लोग जो आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको यूज़ है तो रख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अगर आप लोग के घर में फालतू की पड़ी है पीयूपी, आप लोग के घर में देखा होगा जो छत पे आप लोग देखो डिजाइन बनी होती है तो वही पीयूपी से बनी होती है। तो अगर आपको यूज़ नहीं है उसका तब भी आप उसको आर्द्ररोधी जो बर्तन होगा नमी वाला उसमें आप रख दोगे तो वो पानी के संपर्क में आने पर कर्री हो जाएगी, पत्थर बन जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने कई बार काम हुआ होगा आपके घर में, आप लोगों ने देखा होगा। और अगर हम लोग इसको यूज़ करना है तभी इसको हम बोरी से बाहर निकालते हैं, वरना उसी के अंदर रखी रहने देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि पीयूपी को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना ही चाहिए, अगर हमको यूज़ है तो हम उसको रखेंगे, यूज़ नहीं है तो उसको नहीं रखेंगे। तो इसके हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं रिएक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को जो साइड में दिख रहा है ये है हमारी भैया पीओपी, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होती है, पीओपी है ये, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। हाफ H2O है तो हमने इधर क्या ले लिया, H2O ले लिया। ध्यान रखना भी इस हाफ के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, डेढ़ के चक्कर में ना पड़ो, केवल H2O ले लिया, मतलब कि हमने पीओपी में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, या फिर नमी मिला दी, नमी हल्की सी, या फिर गीले बर्तन में रख दिया, कुछ भी समझ लो। मतलब कुछ भी करके इस पीयूपी को हमने क्या करा, पानी के संपर्क में ले आए। तो देखो ये क्या बना दिया, इसने जिप्सम बना दिया है। कारण कुछ नहीं होता है, बस ये हाफ H2O है ना, जो सॉरी डेढ़ H2O है, ये डेढ़ मिल जाता है इस आधे H2O से। तो ये आधा और ये डेढ़ कितना हो गया, 2, तभी ये मिलकर क्या बन जाएगा 2H2O। तो ये जो बना हुआ है ये जिप्सम बना है, ठीक है। जिप्सम मतलब कि पत्थर बना हुआ है, कर्रा पत्थर। पानी और पीयूपी मिलाने के बाद सूख के कर्रा पत्थर जो बना है इसी को यहाँ पर जिप्सम बोला गया है। तो ये रिएक्शन आप लोग की क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग अयस्क व खनिज को देखते हैं कि क्या होती है इसकी परिभाषा, उसके बाद हम लोग इसके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी देखेंगे डिफिनेशन क्या होती है खनिज की। तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं उसी को खनिज कहते हैं, ठीक है। तो कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, कहीं खुदाई होती है, कहीं मकान बनता है तो नीचे से कई चीज़ें निकलती हैं, जैसे लोहा हो गया, कहीं कहीं आप लोग देखते होगे सोने के कंगन निकल गए, ठीक है, कहीं आप लोग देखते होगे कि तांबा निकल आया, कहीं कोयला निकलता है नीचे से, खुदाई होती है तो मटकी में भर के। तो कई तरह से खनिज निकला करते हैं। जैसे सऊदी अरब की अगर बात करो, जो अरब देश हैं वहाँ पर तेल निकलता है, मतलब डीजल निकलता है, कच्चा तेल, तो वो भी एक तरह से खनिज हुआ, ठीक है। तो वही हमारे देश में ला के तब पेट्रोल और डीजल बनता है, वो अलग थ्योरी है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल वही खनिज होते हैं जो पृथ्वी के नीचे धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो हमने बता दिया, लोहा और कोयला, तो ये क्या हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे अयस्क क्या होते हैं। तो खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मतलब कि अधिक मात्रा में। तो ध्यान से देखना एक एक चीज़, खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में कम व्यय पर, मतलब कम खर्च में ज़्यादा हमें मिल जाए, आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे लोहे को हम ले लें, तो आप लोग अगर किताब में अपनी पढ़ोगे या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक जिसमें भी आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें आप लोग को खनिज और अयस्क वाले चैप्टर में ज़रा ध्यान से पढ़ना कि जो लोहा होता है ना हम लोग को, वो प्योर लोहा नहीं मिलता है। जैसे आपको साइकिल में लोहा लगा होता है, गाड़ी में लोहा लगा होता है, ठीक है, और भी लोहे की चीज़ें होती हैं, तो वो आपको क्या लग रहा है, सेम ऐसे ही निकल आता है नीचे से। वो निकलता है क्रूड के फॉर्म में, मतलब कच्चा लोहा निकलता है धरती के नीचे से, जिसको अयस्क द्वारा सांद्रित किया जाता है। आप लोग पढ़ोगे अभी आगे चल के अयस्कों का सांद्रण, तो उसमें लोहे का भी कई तरह के लोहा होता है, लैग्मेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, तो आप लोग आगे चल के पूरा विस्तार से पढ़ोगे, मतलब 12th में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बात करनी है कि खनिज से किसी धातु के प्रचुर मात्रा में, तो मान लेते हैं चलो हमें जो तेल की बात करें, हम लोग अरब देशों में पाया जाता है, तो कच्चा तेल वहाँ पे नीचे पाया जाता है, उसको उठा करके लाया जाता है भारत में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करा जाता है, कम व्यय मतलब कम खर्च करके मशीनरी जो लगाई गई हैं उसमें अधिक से अधिक तेल को शुद्ध कर दिया जाता है एक ही बार में,
तो वहीं पर जो क्या हुआ, जो शुद्ध तेल हमको मिला, उसके बाद हम लोग उसको खाने में भी यूज़ करते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं, और जो डीजल पेट्रोल वगैरह होता है उन सब में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो तेल जो लाया जाता है अरब देशों से, वो बिल्कुल भी आप लोग देख नहीं सकते हो, सूंघ नहीं सकते हो, इतना स्मेल होती है उसमें। तो उसको शुद्ध कराया जाता है, उसको खाने के लायक अलग बनाया जाता है, ठीक है। रिफाइनरी होती है वहाँ पर, खाने लायक बनाया जाता है। पेट्रोल वाले जो होते हैं वो उनको पेट्रोल में बनाया जाता है, डीजल होता है वहाँ डीजल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है अयस्कों का सांद्रण। तो उसी खनिज को क्या बोलते हैं, विशेष धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम बॉक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम भी क्या होता है, ये अपने खनिज के फॉर्म में नीचे पाया जाता है, मतलब खनिज एक तरह से अशुद्ध रूप में पाया जाता है, तो उसको शुद्ध करने की क्रिया को ही अयस्क बोला गया है, ठीक है। जो हम लोग यूज़ में ला सकें उसको बोलते हैं अयस्क। फिर है इसमें अंतर क्या है, तो एक ही अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। केवल अगर आप ये लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको आसानी से नंबर दे देगा। लिखना ये है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सभी अयस्क खनिज होते हैं, मतलब जो अयस्क कब मिलेगा हमको, मतलब शुद्ध फॉर्म कब मिलेगी, जब अशुद्ध फॉर्म मिलेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं अयस्क जो होगा वो हमें जब भी प्राप्त होगा जब खनिज होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी खनिज क्या होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि खनिज पहले पाया जाता है, उसके बाद में उसका शोधन किया जाता है, जिसको अयस्क बोला जाता है, ठीक है। तो ये अंतर आपको लिख देना है। तो नेक्स्ट है हमारा समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। समजातीय श्रेणी, ध्यान देना इस चीज़ को, समजातीय मतलब समान जात हो जिनकी, ऐसी श्रेणी आप लोगों को बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो मनुष्य तो है नहीं जो हम लोग बता देंगे कि ये गुप्ता, ये गुप्ता, ये वर्मा, ये वर्मा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनकी भी कुछ जात होती है, कुछ श्रेणियाँ कैटेगरीज होती हैं, जैसे हम लोगों में नहीं होती है, जैसे ये गुप्ता हैं, ठीक है, या फिर ये खान है। तो ये इस तरह से जो धातुएँ होती हैं उनकी भी कुछ ना कुछ जात होती है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो इसका अगर आंसर देखो तो लिखा है कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मेथेनॉल, ध्यान से देखना है एक चीज़ को, मेथेनॉल, उसके बाद है एथेनॉल, ठीक, और उसके बाद है यहाँ पर प्रोपेनॉल। तो इन तीनों में हमने गोला क्यों करा ये अब आपको बताने वाले हैं। क्या बोला गया है डिफिनेशन में, जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। क्रियात्मक समूह जो बोला गया ना, ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह हमेशा लास्ट में लगता है। जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, और भी इसके आप जो होते हैं देखोगे इसके पार्ट में जाके तो वहाँ पर भी OH लगा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से ये समजात हो गए। तो आप लोग स्टार्टिंग में भी अगर ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में इसके CH3 भी लगा हुआ है, सबके में CH3 लगभग एक जैसी संरचना है इन सबकी, इसीलिए इसको समजातीय श्रेणी में रखा गया है। तो अब हम लोग इसका देखने वाले हैं लक्षण क्या होते हैं इसके। लक्षण जो होते हैं वो सिंपल है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इन सबका एक कॉमन फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग उसको अगर लिख दें तो जितने भी इसके सदस्य हैं उसी में सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया OH समूह सभी में सेम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। जो क्रमागत सदस्य अणुसूत्र, जैसे कि अगर हम लिखते चलें अभी CH3, ठीक है, CH3 CH2, ठीक, या फिर CH और OH लास्ट में अगर ऐसे लिख दें तो एक CH2 का अंतर सबके बीच में पाया जाता है। तो यही यहाँ पर इनका भी कहना है कि एक CH2 का अंतर इन सभी सदस्यों के बीच में पाया जाएगा। नेक्स्ट है किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। इनकी जो अलग ग्रुप है, अलग इनके जो सदस्य मेंबर हैं, उन मेंबर में से किसी एक को पकड़ के ले आओ और उसका क्या निकाल लो, सामान्य गुणधर्म निकाल लो। तो किसी एक को भी अगर आपने पकड़ के सामान्य गुणधर्म निकाल लिया तो जितने भी सदस्य होंगे सबका आपको गुणधर्म पता चल जाएगा। तो ये चीज़ हुई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। साबुनीकरण क्या होता है तो ध्यान से देखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 4 नंबर का ये पूछा गया था इस साल 2024 में, और हो सकता है इस बार आपके में भी आ जाए। तो देखो, उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ध्यान से सुनो, यही लाइन आप लोग को लिख देनी है अगर पूछे कि साबुन क्या होता है।
तो नॉर्मली साबुन की डिफिनेशन क्या होती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं नहाने में और कपड़े धोने में, उसकी डिफिनेशन क्या होती है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो पहले हमने यहाँ से स्टार्टिंग में आप लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने आप लोग को बताई साबुन की परिभाषा, और उसके बाद यहाँ से पूरा ये सब हमने आप लोग को यहाँ तक बताया इसकी क्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसकी क्रिया को साबुनीकरण बोलते हैं। अब हम लोग सीधे इसकी इसकी रिएक्शन को देखने वाले हैं। इसकी रिएक्शन देखोगे, अगर साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि साबुनीकरण क्या होता है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ट्राई स्टेटिन लिख लेना है। ये क्या होता है, ये एक तरह से होता है आप लोग के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो CH2OCOC17H35 CH2COC17H35। एक ही फॉर्मूले को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 3 बार लिखना है, बस एक बार यहाँ से H गायब कर देना है, ठीक है। अपने हिसाब से इसको देख के याद कर लेना, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, जैसे कि ऊपर बोला था अभी कि KOH या फिर NaOH के विलयन के साथ इसको मिलाते हैं। तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया हुआ है। अब इसकी जो रिएक्शन होगी तो देखो उत्पाद क्या बनेगा। उत्पाद सीधे ये बनेगा कि CH2OH मतलब कि ध्यान से देखना, बात करें अगर यहाँ पर CH2OH CHOH CH2OH ये होता है ग्लिसरॉल, ये हमको पूरा कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास C17H35COONA, ये होता है साबुन। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम स्टेरॉइड, ठीक है। ध्यान से इसका फॉर्मूला लिख लो C17H35, ठीक है। आप लोग या फिर कहीं नोट डाउन कर लो COONA, ये होता है सोडियम स्टेरॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं साबुन। नेक्स्ट है बायोलॉजी से हम लोग देख लेने वाले हैं धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी क्या होती है और सिरा क्या होता है। धमनी को आर्टरी बोलते हैं, सिरा को वेन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर देखिए इसमें क्या है, एक साइड हमने लिख लिया धमनी, एक साइड लिख लिया सिरा। तो धमनी क्या होती है, इनमें रुधिर जो होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। मतलब जो धमनी होती है वो हमारे हार्ट से, जो हमारा दिल होता है उससे निकल करके पूरे शरीर में फैलाती है किसको, खून को। और जो सिरा होती है इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। धमनी जो होगी उसमें हमारे दिल से पूरे शरीर में खून दौड़ेगा, और जो सिराएं होंगी उसमें हमारे पूरे शरीर से दिल की ओर दौड़ेगा, ठीक है, रक्त। उसके बाद सेकंड है हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, क्योंकि दिल से निकलती है धमनी, ठीक है। तो इसमें रुक रुक कर रुधिर बहता है। और सिराएं होती हैं इसमें रुधिर के बहाव की गति धीमी एवं एक सी रहती है, बोल सकते हो कांस्टेंट रहती है सिराओं में। तो ये दो अंतर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के रियल लाइफ में भी यूज़ होंगे, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, इनकी दीवारें पतली एवं कम लचीली होती हैं। फोर्थ अंतर है इनका रंग गुलाबी या फिर चटक लाल होता है, ये गहरे लाल या फिर नीले बैंगनी रंग की होती हैं, ठीक है। जो कभी बहुत से पतले लोग हों उनको देखिएगा तो आपको हरी हरी कलर की नसें चमकती हुई बाहर दिखाई देंगी, तो वो हरी नहीं होती हैं, बैंगनी या फिर गाढ़े नीले रंग की होती हैं, ठीक है। तो वो होती हैं सिराएं जो आपको दिख रही होती हैं। धमनी आमतौर पर नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में होती हैं, जैसे अभी हम आपको बता के उठे कि ये हमको धमनी जो है वो नहीं दिखाई देती हैं बाहर से, तो ये क्या होती हैं त्वचा की गहराई में होती हैं। तो यह प्राय त्वचा के समीप स्थित होती हैं, तो आपको दिख जाएगा भी, अपने हाथ के ऊपर आप लोग देखो तो हरी हरी नसें आपको दिख जाएंगी, तो ये होती हैं सिराएं जिसको आप लोग नस बोलते हो। बात है स्वपरागण व परागण में अंतर बताइए। तो एक साइड लिख लेंगे स्वपरागण, दूसरी साइड परपरागण, ठीक है। तो पहला अंतर क्या है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है स्वपरागण में। परपरागण में क्या है, पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण को ऐसे अगर हम लोग पढ़ें, स्व मतलब अपना, ठीक है, अपना परागण यहाँ बोल सकते हो स्वयं करना, परपरागण मतलब अपने परागण के लिए दूसरे पर डिपेंड होना। तो इसमें नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक हैं। परपरागण में क्या होता है, अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागण आसानी से वक्रीकार तक पहुंच जाए।
इसमें होता है अनेक बार पुंकेसर और जननांग जो होते हैं वो भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वतरीकाग्र पर ना पहुंच पाए। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ अंतर है, कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। इसमें है सभी पुष्प खुलते हैं और अपने जननांगों को अनवरित होने देते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें मटर के, तो इसके पुष्प आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, ये बहुत कम खुलते हैं। और गुलाब तो ये तो खुद ही खुला हुआ है। ठीक है। तो ये अंतर होता है स्वपरागण और परपरागण के मध्य। तो अभी तक अगर आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो यार एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। नीचे जो ब्लैक बटन दिख रहा है उस पर टैप करके सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को परमानेंट मिलने वाली हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप। तो जीनोटाइप की अगर हम लोग बात करें तो इसकी डिफिनेशन होती है आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीनी प्रारूप या जीनोटाइप ही कहते हैं। ठीक है। तो आकारिक लक्षण मतलब किस आकार का है वो। ठीक है। उसमें अगर जीव चाहे जैसा भी हो, मतलब चाहे जैसा आकार का हो, लेकिन उसमें पाई जाने वाली जीन संरचना को ही जीनी प्रारूप कहेंगे या फिर जीनोटाइप कहेंगे। तो बात करें अगर हम फिनोटाइप यानी कि समलक्षणी जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभावी दिखाई दे रहा है तो उसे फिनोटाइप या फिर लक्षण प्रारूप कहेंगे। ठीक है। मतलब चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे किसी भी आकृति की हो, अगर बाहर से उसका लक्षण जो है वो सामान्य दिख रहा है और उसका लक्षण प्रभावी दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समलक्षणी कहलाएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो चलो भैया देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ये जो दोष होता है इसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष का जो निवारण है वो हम आप लोगों को भी बताने वाले हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो अगर हम लोग बात करें अब इसके नेत्र लेंस के जो दोष का कारण है वो कारण क्या होता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो बढ़ जाए और उससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। अभी आपको बताएंगे हम। ठीक है पूरा। फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होता है एक मानव नेत्र। ठीक है। तो ये होता है एक मानव नेत्र और यहाँ पर साइड में एक छोटा सा लेंस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। ठीक है। यहाँ पर कहीं पर होती है रेटिना। ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझना। ठीक है। और हमारे जो आँख होता है उसमें लेंस कौन सा लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है इस तरह से। ठीक है। उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है। पूरा क्लियर बन नहीं पा रहा, ये उत्तल लेंस लगा होता है नेत्र लेंस में। हमारे यार कभी देखना उभरे उभरे होती हैं ठीक आँखें, तो इसलिए वहाँ पर नेत्र लेंस जो होता है मेरा उत्तल प्रवृत्ति का होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि ये मान लीजिए ये जो जैसे किरण आई यहाँ से, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है किसी चीज़ का, इस तरह से ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है बिल्कुल रेटिना पर, तो इस सिचुएशन में आप लोग को आँखें जो है एकदम स्वस्थ हैं और आप लोग को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वही प्रतिबिंब इस लेंस से टकरा कर, ये एक सेकेंड लेंस को थोड़ा बड़ा बनाया पहले, उत्तल लेंस को, ये नेत्र लेंस है हमारा। ठीक है। उत्तल लेंस। तो वहीं पर अगर मान लेते हैं हम किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ऐसे ही दूसरी तरफ से ऐसे आई और ऐसे निकल गई, रेटिना से पहले और नेत्र लेंस के बाद अगर प्रतिबिंब बन रहा है बीचों बीच में, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमको निकट दृष्टि दोष है। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसी में आपको बता दें, तो वो भैया पीछे बनता है, जाके रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर जाके। तो इस सिचुएशन में आप लोग को उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने चश्मे में देखा होगा, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके चश्मों में नीचे उत्तल लेंस लगा होता है और ऊपर जो है वो अवतल लेंस लगा होता है। तो यही कारण होता है जो नेत्र लेंस होता है उसका निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष का। जैसे कि आपको पीछे अगर बैकग्राउंड में पढ़ो तो दिख रहा होगा कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, मतलब ये बड़ा हो जाए अगर लेंस, ठीक है, या फिर उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, मतलब उसके पावर कम हो जाए। तो यही कारण होता है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताइए, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए और उपयोग बताइए।
तो ये क्वेश्चन जो है ये भी 2024 में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा बनाने की विधि। तो सबसे पहले इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट एवं अणुसूत्र NaHCO3 होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो अगर बात करें इसके बनाने की विधि की, तो इसमें आपको बनाने की विधि में सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, उसके बाद आप लोग को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो NaOH का जो विलयन होता है उसमें अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अगर हम डाल दें तो हमारा खाने का सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल जो सूत्र है वो दिख रहा होगा यहाँ पर रिएक्शन में कि NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी। ठीक है, तो मतलब NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड हमने मिला दी। तो ये करते ही हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक, साथ में जल तो मिलेगा ही मिलेगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जल लगभग लगभग सभी में मिलता है। उसके बाद 2 चरणों में बनेगी रिएक्शन, ध्यान देना। पहले सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, उसके बाद हमें सोडियम कार्बोनेट में फिर से जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी पड़ेगी। तो ये जो मिला हुआ है ना हमको Na2CO3H2O, इसी को पूरा उठा के यहाँ ले आओ। तो Na2CO3H2O उसमें फिर से हम एक बार कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें, जैसे कि एक बार मिला के उठे हैं। तो अब की से जो दूसरी बार मिलाओगे ना, तो इसमें भैया तुमको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि खाने का सोडा जो तुमको चाहिए। तो ये होता है इसका फॉर्मेशन। तो आपको ये बनाने की विधि समझ में आ गई। अब इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग देख लेते हैं। तो बात कर लें अगर इसके हम लोग भौतिक गुण की, तो भौतिक गुण में पहला गुण इसका इंपॉर्टेंट है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अविविलीय पदार्थ है। खाने का सोडा तो आई होप आप लोगों को घर में भी दिख जाता होगा, बेकिंग सोडा जो होता है, कभी दूध फट जाता है तो उसमें डाल दिया रहता है। तो वो सब कौन से कलर का होता है, सफ़ेद कलर का क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, दूसरा है इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक, ये अम्लीय फॉर्म में होता है, तो इसका जलीय विलयन भी किस फॉर्म में होगा, अम्लीय फॉर्म में होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण क्या है, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 गैस निकलती है। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था, जो अभी जैसे अभी हमने इसको फॉर्मेशन का आपको बताया, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या मिला रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इससे पहले जस्ट। तो उसमें हमको लास्ट में इधर क्या मिल रहा था, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था हम लोग को Na2CO3, और उसी को हम लोग फिर से Na2CO3H2 इस तरह से मिल रहा था। इसको फिर से उठा के ला रहे थे, CO2 से गर्म कर रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सेम यहाँ वही आपको रिएक्शन छाप देनी है पूरी कि NaHCO3 को मतलब अपोजिट कर देना है आपको। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म कर दें तो वापस से हमको वही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अभी रिएक्शन जाके देखो पीछे, तो इसी तीनों को तो गर्म करा था दूसरे चरण में हमने, तब हमको ये मिला था। तो वही आपको यहाँ पर सेम उल्टी कर देनी है रिएक्शन, जस्ट अपोजिट। उसके बाद सेकंड है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल मतलब कि क्या होते हैं, डाइल्यूट जो होते हैं। ठीक है, मतलब हल्के पनिया। तो NaHCO3 मतलब खाने के सोडे में अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो अलग क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, नमक जिसको बोलते हैं, H2O सभी में होता है अलग, और CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे इसके रासायनिक गुण। अब लास्ट बचा है उपयोग यानी कि एप्लीकेशंस। उपयोग इसके देख लेते हैं हम लोग। पहला उपयोग है ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में। ठीक है, तो इसका एक तीसरा उपयोग ये भी होता है कि अगर दूध फट रहा हो तो उसमें अगर डालते हो तो दूध फटने से बच जाता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में और आप लोग के लिए अच्छे से कंटेंट ढूंढने में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो का एंड हम लोग यहीं पर करते हैं। बनाना तो और चाह रहे थे, लेकिन अब समय हमारे पास कम बचा हुआ है, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है, इसलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में PDF लिख दीजिएगा, आप लोग को इसका PDF भी हम बहुत ही जल्दी दे देंगे। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलने वाली हैं आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम तक। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आप लोगों ने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से पढ़ के अच्छे नंबर ला पाएँ और आप लोग सभी लोग एक साथ अच्छे नंबर से पास हो पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।